Quizcast.com and Made in Media MIM presents साक्षात्कार जवाब की तलाश में। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं श्री आशीष जोशी जी। आप अभी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के स्टूडियो में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आपको आज तक IBN 7, जी न्यूज़ और दूरदर्शन में काम करने का लंबा अनुभव है। आइए आज बात करते हैं आपसे। नमस्कार सर। सिर्फ फील्ड में काम करने में और किसी कार्यालय में बैठ के काम करने में एक बड़ा अंतर होता है, एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज तक के स्टूडियो से लेके माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के स्टूडियो तक का ये सफ़र कैसा रहा? बेहद अच्छा सफ़र कहा सकता है, क्योंकि दोनों की अलग अलग चुनौतियां हैं। आज तक जी न्यूज़, IBN 7, दूरदर्शन जैसे सभी चैनल्स में काम करने का अपना एक अलग अनुभव रहा। क्योंकि पहले मैं अकादमिक में मतलब विद्यार्थी जीवन के बाद वहाँ गया, तो जो मैंने किताबों में पढ़ा था वह मेरे काम भी आया और उससे इतर भी मैंने वहाँ पर अनुभव किया। क्योंकि जो आप किताबों में पढ़ते हो कि ये ऐसा होता है, कई बार फील्ड में आपको तात्कालिक परिस्थितियों में थोड़ा अलग काम करना पड़ता है। मतलब आप जो सोचते हैं कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, क्योंकि पत्रकारिता की अपनी चुनौतियाँ होती हैं। जैसे बाढ़ की रिपोर्टिंग है, जैसे आप किसी आपदा के समय जा रहे हैं, अचानक कोई पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहा है, वहाँ आपको प्रत्युत्पन्नमति से काम करना पड़ता है। वहाँ किसी फार्मूले के तहत या किसी किताब में आपने कोई फार्मूला पढ़ा था उसके अनुसार काम करना वो संभव नहीं होता है। आपको तात्कालिक निर्णय लेने होते हैं और उसके अनुरूप काम करना होता है। तो आज तक इसे चैनल में, क्योंकि लगातार तकनीक, हम भी पत्रकारिता में कहें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तकनीक नित नई जो है आ रही है लगातार। जो आज से 4 साल पहले था आज वो नहीं है। आज कुछ और जो है अद्यतन, मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें काम करने का। और आज तक में काम करने के बाद जब मैं यहाँ आया, तो यहाँ पर मैंने, चूँकि अकादमिक का क्षेत्र है, तो उस तरीके से बोले सैद्धांतिक पक्ष को भी आपको तैयारी करनी होती है। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष तो दुनिया देख लेती है, लेकिन व्यवहारिक के साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक डॉक्टर और कंपाउंडर में जो अंतर होता है, ठीक वैसे ही अंतर यहाँ पर है कि कंपाउंडर को पता है कि दवाई लगानी, ये दवाई देनी, इस पर ये बीमारी में दवाई काम आती है, ये इस बीमारी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, उस अनुसार लगा देता है। लेकिन डॉक्टर को उस बीमारी का कॉज पता होता है, बीमारी क्यों ये कारण है, मतलब ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो उस कारण का हल करने की बात होती है। तो यहाँ पर उन दोनों की चीज़, मतलब दोनों में कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया कि पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत क्या है, पत्रकारिता क्यों, क्या करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, यानी सिद्धांतिक पक्ष और उसके साथ साथ व्यवहारिक पक्ष, तो दोनों को एक मिला जुला कॉम्बिनेशन हम करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि न केवल जो हमने सीखा है फील्ड के अंदर, वो यहाँ विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि उससे क्या है कि विद्यार्थी आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके, ये एक प्रयास रहता है। जब हम मीडिया के क्षेत्र में सर काम कर रहे होते हैं तो एक बड़ी मनभावन से, एक बड़ी अच्छी स्थिति होती है, हर तरफ घटनाएं घट रही होती हैं, हम सबको देख रहे होते हैं, मगर इस दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करती हैं, जिन घटनाओं से हम कुछ ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो आपके जीवन की ऐसी कौन सी घटना रही पत्रकारिता की जिसने आपको अब तक सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? देखिए, ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो मुझे काफ़ी, जिसने मुझे प्रभावित किया। लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़ी आनंद की स्थिति भी आती है। कई बार मेरे जीवन में ऐसे आए हैं कि कई बार लगता था कि यार ये बहुत हमारे लिए बहुत उपलब्धि भरा काम है, और कई बार डर भी लगता है। जैसे मैंने आपसे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं के साथ, गुजरात का भूकंप हो, अक्षरधाम पर आतंकी हमला हो, गुजरात दंगे हैं, और अलग अलग जगह की बाढ़ हो, कहीं बच्चा गड्ढे में गिर गया है, ये बड़े, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पत्रकारिता में कई बार मैं सोचता था कि मैं हार्डकोर पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ। मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जो है वो न्यूयॉर्क के UN के संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से लेकर, वहाँ के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर, हम कहें तो झुमरी तलैया तक रिपोर्टिंग की, और अलग अलग तरह की। कभी बच्चा सोनू गड्ढे में गिर गया है, तो बच्चा सोनू गड्ढे में गिर गई है तो उसको लेकर भी पत्रकारिता करना, वो भी अपने आप की चुनौती। सूरत की बाढ़ में मैं 3 दिन तक फ्लाईओवर पर रहा, 3 दिन तक एक फ्लाईओवर पर, पुल पर मैंने काटा, वहीं से पत्र रिपोर्टिंग की है, गंदे पानी में, और जिसको आप कह सकते हो सीवर का पानी रुका हुआ, उस पानी में भी हमने रिपोर्टिंग की है। और मौका मिला, जैसे मैंने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी किया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी किया, देश की संसद भवन को कवर किया,
तो बड़ा उतार चढ़ाव मिश्रित अनुभव रहा है। तो हर काम को एंजॉय किया, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ये काम बुरा था, ये नहीं। मैंने कहा ना आपको कि बाढ़ के पानी में, उस गंदे पानी में भी, सीवर के झुके पानी, उसमें भी रिपोर्टिंग करके आनंद की अनुभूति हुई कि लगा कि चुनौतीपूर्ण काम। तो गुजरात दंगों में आप एक तरफ से घेर रहे हैं, लोग भीड़ आपको अटैक करने जा रही है, उसके बीच में बजे बम कहीं भी गिर सकता है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण। मतलब जो भी काम मिला एक तरीके से मैं इसको वो मानता हूँ कि ये सारी परिस्थितियों का अनुभव पत्रकारिता के कारण हो पाया। नहीं तो क्या है, सामान्य परिस्थितियों में वहाँ जाने से डरते हैं, लेकिन एक रिपोर्टर का काम होता है कि वो इन सब परिस्थितियों के बीच में जानबूझकर जाता है, जानते समझते कि कई बार आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो ये एक अलग आनंद रहा है, मेरे बहुत जीवन में कई रहे हैं। मैंने कहा कि ये न केवल प्राकृतिक आपदाओं, विभिन्न घटनाओं के साथ साथ बड़ी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, जिसमें बड़े घटनाक्रमों को मैंने जो है उसके बारे में जानकारी देकर उसका भी आनंद अनुभव किया। ऐसे कई हैं, जैसे लालकृष्ण आडवाणी का इस्तीफा होना, देश में समय से पहले चुनाव होंगे, चुनाव की तारीखें ऐलान कर देना, ये सब चीज़ें करने का एक अलग आनंद रहा है और बड़ा मिश्रित अनुभव इसमें रहा है। मैं समझता हूँ कि पत्रकार के जीवन में जिस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, वो जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से सीखता है तो उसको बड़ा आनंद अनुभव करता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि मैंने हर परिस्थिति को जो है आनंद में लिया है। और क्योंकि हर रिपोर्टर को भी जो पत्रकारिता में जाना चाहता है, अगर उसके मन में ये भाव है कि वो हर परिस्थिति को एंजॉय करेगा, तभी वो इस क्षेत्र में सुखी रह सकता है। सर, आज के तौर पे ही बात करें, जैसे आपने बात की कि मीडिया की जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को हम तो समझते हैं, ये जो मीडिया में काम करने में जो आनंद होता है इसे हम समझते हैं, लेकिन जब बात आती है माता पिता को ये बात समझाने की या परिवार में ये बात समझाने की, तो एक बड़ा मुश्किल सा दौर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है समझा पाना। तो आपने अपने माता पिता को मीडिया में आने के लिए किस तरह से राजी किया? देखिए, आपने एक बात कही कि परिवार वालों का, मैं पत्रकारिता में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। पत्रकारिता आज़ादी के पहले की पत्रकारिता हम पढ़ते हैं तो कहते हैं पत्रकारिता मिशन थी, है ना। आज मिशन नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें कोई स्वीकार, आज प्रोफेशन है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम अपने आप को कहें जरूर, लेकिन सच्चाई है कि हर व्यक्ति इसमें एक हाईली ग्लैमरस जॉब हो गया है। पत्रकारिता में एक एसपी सिंह हुआ करते, जिन्होंने आज तक शुरू किया, वरिष्ठ पत्रकार, वो कहते थे कि लोग कई बार लोग ब्यूरोक्रेटिक पावर हासिल करना चाहते हैं, मतलब नौकरशाह बनना चाहते हैं, सिविल्स की तैयारियाँ, कुछ लोग मसल पावर हासिल करना चाहते हैं, कोई मनी पावर हासिल करना चाहते हैं, और जब ये नहीं हो पाते तो वो सोचते हैं कि मुझे कलम की ताकत मिले, यानी मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। और उसी चलते से कई बार जो है, जो लोग सिविल्स की तैयारी करते हैं तो नाकाम होने के बाद वो पत्रकारिता में, देश में कई बड़े बड़े पत्रकार जो पहले सिविल्स की तैयारी कर रहे थे लेकिन बाद में आए, वो उसको पसंद नहीं करते थे हालांकि, लेकिन फिर भी है देश में। तो इसको एक पावर के लिए एंजॉय करने के लिए आज की तारीख में जो लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं, वो इसके ग्लैमर के चलते भी, क्योंकि समाज में उनकी एक साख है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पत्रकारिता में लोग इसलिए आ रहे हैं कि साहब हम दुनिया बदल देंगे। दुनिया बदलने की बातें करना भी मुझे बेमानी लगती है। आप इसलिए आ रहे हो कि एक अच्छा, हमें एक समाज में प्रतिष्ठा मिले, अच्छा अर्थोपार्जन हो सके। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े लोग, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो लोग आ रहे हैं, उनका उद्देश्य एक अच्छी पत्रकारिता के साथ साथ अपना अच्छा व्यवसाय, अपना अच्छा परिवार चलाना, मतलब ठीक ढंग से आर्थिक जो है वो कर सकें। और परिवार की जहाँ तक बात है, शुरू में ऐसा लगता है, कई बार चीज़ें परिवार के मन में डर लगता है क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, लेकिन लोग भी अब मीडिया में जिस तरीके से लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, उससे साफ इंगित हो रहा है कि अब लोग अपने बच्चों को भी इस आकर्षक व्यवसाय में, जहाँ लगता है कि एवरग्रीन है, हमेशा सदाबहार पेशा है, इसमें भेजने के लिए उत्सुक है। जब सर आपका नाम लेते हैं, आज जब आशीष जोशी का जब नाम लिया जाता है, तो सबसे पहली तस्वीर जो दिमाग में उभरती है वो पब्लिक रिलेशन की होती है। पब्लिक रिलेशन के क्षेत्र में आपको महारथी माना जाता है। तो आपके अनुसार एक मीडिया कर्मी के लिए पीआर कितना ज़रूरी है? देखिए, पब्लिक रिलेशंस का बड़ा महत्व है। पब्लिक रिलेशंस की अगर हम बात करें, जनसंपर्क की बात करें, तो जनसंपर्क जो है वो वास्तव में जो मूल अवधारणा है जनसंपर्क की, पब्लिक रिलेशंस की, वो ये है कि आप किसी भी सरकार के लिए, संस्थान के लिए, आप मीडिया के माध्यम से आम जनमानस में एक संस्थान की अच्छी छवि बनाने का काम करें, अच्छा जनमत तैयार करने का, पब्लिक ओपिनियन तैयार करने का काम करें। लेकिन आम धारणा में क्या हो गया कि थोड़ा जनसंपर्क की परिभाषा थोड़ी सी अलग हो गई, जिसका अच्छा लोगों से ज़्यादा रिलेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अच्छा संबंध होंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब आपके अच्छे संबंध होंगे
तभी आप अपनी छवि भी ठीक बना पाएंगे लोगों के मन में, और आपसे जुड़े लोगों की, आप जिस संस्थान से जुड़े उसकी भी छवि आप ठीक से निर्माण कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि अच्छा पब्लिक रिलेशंस जो है, कई बार मैं देखता हूँ कि मेरा अपना अनुभव है कि अच्छा पब्लिक रिलेशंस अगर आपका है तो आप अपने संस्थान के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। और पत्रकार भी अच्छे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अच्छी छवि के साथ ऐसा नहीं होता, उनका काम होता संस्थान के लिए पत्रकारों से ज़्यादा अच्छे संबंध बनाए। उदाहरण के लिए हम माखन लाल को लें, अगर यहाँ आपको जनसंपर्क की जिम्मेदारी थी, तो अगर मीडिया के मन में अगर कोई इस विश्वविद्यालय के प्रति मन में कोई गलतफहमी आती है तो उसका दूर करने का काम कौन करेगा? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। क्योंकि आप अगर संस्थान के बारे में लोगों को अच्छी से अच्छी बताएंगे, पत्रकार की तरह उनको एंगल देंगे उनको, क्योंकि पत्रकार की समस्या क्या होती है? न्यूज़ आइडियाज़ की होती है। मन एक लाइन में वो आइडियाज़ चाहते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं को अगर समझेंगे तो उनकी आवश्यकताओं को उस अनुसार अगर पूर्ण करेंगे तो वो संस्थान के बारे में एक अच्छी छवि अपने मन में बनाएंगे। और ऐसे ही नहीं है, कई बार लोगों को लगता है सिर्फ अच्छा बताएं, ऐसा नहीं है। कई बार क्राइसिस गलती भी होती है। मान लीजिए विश्वविद्यालय में कोई त्रुटि हो गई, मान लीजिए बिजली चली गई, 2 दिन तक अगर संस्थान के अंदर बिजली नहीं है और कोई आ रहा है कि आपके यहाँ बिजली नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकती है आपदाएं हुई, कारण हो सकता है कि बिजली जा सकती है, लोड बढ़ सकता है, फॉल्ट हो सकता है। हम कहेंगे नहीं हमारे कोई बिजली नहीं है, कि झूठ बोलेंगे। तो पारदर्शिता अगर हम रखेंगे तो संस्थान की छवि बेहतर बनाई जा सकती है। और जैसा मैंने कहा कि हम मित्रता में, अगर हम जैसे कहते हैं, अगर पारदर्शिता हमारी मित्रता में 2 मित्रों के बीच रहती है तो एक अच्छे संबंध हमेशा बने रहते हैं। तो एक अच्छे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के लिए एक अच्छा पत्रकार होना जरूरी है, साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व में पारदर्शिता हो अगर है तो एक अच्छे जनसंपर्क अधिकारी साबित हो सकता है। सर अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने एक बात बताई कि मीडिया का कोई भी ऐसा सूत्र नहीं होता, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जो फील्ड में हर जगह पे अप्लाई हो जाए। कोई ऐसी बात नहीं होती जिसे आप हर जगह पे लगा सकते हैं। तो एक पत्रकारिता के छात्र को किताबी ज्ञान और फील्ड नॉलेज में समन्वय किस तरह से स्थापित करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि आज की जो स्थिति में पहले कोई पत्रकारिता संस्थान नहीं हुआ करते थे। आज जो हम देश के शीर्षस्थ पत्रकार देखते हैं, उन्होंने कोई पत्रकारिता की कोई औपचारिक तालीम हासिल नहीं की। वो जो भी कुछ हैं वो या तो उनकी बचपन से जन्मजात उनकी कोई लिखने की रुचि थी, या किसी ने उस रुचि को डेवलप किया और उस रुचि के बाद वो क्षेत्र में आए। कई बड़े पत्रकार हैं जिनके पास अगर हम देखें तो जर्नलिज्म की कोई डिग्री नहीं है। तो कई लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के बाद पत्रकारिता में आ गए, कोई अन्य क्षेत्र से पत्रकारिता में, जो लोग साहित्य में रुचि रखते थे। तो ये है कि पत्रकारिता है क्या? बेसिकली मैं मानता हूँ कि एक लेखन कला, लेखन के साथ साथ जानकारियाँ होना चाहिए, जानकारियाँ और उत्सुक होना। एक पत्रकार के अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी हमेशा बनी है कि ये है तो ऐसा हुआ क्यों। अगर वो क्यूरियोसिटी है, मैं उदाहरण बच्चों को बार बार देता रहता हूँ कि कुछ मिला के पत्रकार को एक गोबर होना चाहिए। कि जैसे गोबर गिरता है ना, गाय का, भैंस का गोबर, तो वो जहाँ गिरता है ना, जब उसको उठाया जाता है तो कुछ लेके साथ उठता है, अकेला गोबर नहीं आता है। तो पत्रकार जो बनना चाहता है, जो अच्छा पत्रकारिता में सफल होना चाहता है, वो जहाँ भी जाए उसकी दृष्टि हमेशा खुली होनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ कान भी खुले हों, नाक भी खुली हो, मतलब कुछ सुनता रहे देखने के साथ साथ। क्योंकि अगर वो करेगा, और उसकी दृष्टि का फर्क है। देखिए, पत्रकारिता में बेसिकली है क्या? हमारा बोध है, परसेप्शन है ना। हमारे ये जो आम आदमी से हम थोड़ा अलग इसलिए हो जाते हैं, हर चीज़ में हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर घटनाक्रम को एक सामान्य दृष्टि से नहीं देखते। हम फिल्म भी देख रहे जा रहे हैं तो फिल्म में क्या, किस तरह का सिनेमा है, कहानी में क्या कुछ, कहीं कोई कमी तो नहीं थी, कहीं किस तरह का कैमरा किया, लाइटिंग किस तरह की है, वो सब देखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में, अगर हम मॉल जा रहे हैं तो वहाँ, रेल में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ, हर कहीं सामान्य जगह पर हैं तो वहाँ भी हमारी एक अलग दृष्टि होनी चाहिए। मतलब हम कुछ नयापन खोजने की कोशिश करें। समाचार पत्र अगर पढ़ें तो भी आम आदमी की तरह नहीं कि पढ़ लिया, पढ़ने के लिए पढ़ लिया। यहाँ ये कि हम उसमें से कुछ चीज़ छोटी है तो क्या बड़ी हो सकती है, क्या कोई सामान्य चीज़ है तो उसको हम क्या, उसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं, उनकी पड़ताल करने की दृष्टि अगर है तो एक आम आदमी, आम विद्यार्थी, क्या आम व्यक्ति भी, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसने कोई पत्रकारिता में कोई तालीम हासिल नहीं की थी, वह भी एक अच्छा पत्रकार साबित हो सकता है। और कई लोग हैं ऐसे समाज में जो बहुत तीव्र दृष्टि रखते हैं, वो हर चीज़ के, मतलब उसको लोग कहते हैं बड़े खोजी व्यक्ति है। खोजी क्या, उसकी मतलब एक तरह का
मन है उसके अंदर उसको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ नयापन देखना है, और जब वो सोचना ये कोशिश शुरू करता है तो एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। सर आपने जो एक नया करने की बात की कि कुछ नया करना चाहिए, तो इस नया करने की दौड़ में, कुछ अलग करने की दौड़ में, करने की ये दौड़ जो है बड़ी अटपटी सी हो गई है आजकल। हर मीडिया चैनल कुछ नया करने की दौड़ में कुछ अटपटा सा कर रहा है। हर मीडिया चैनल को देखने पर किसी एक विचारधारा से प्रभावित लगता है या किसी विशेष तरह की खबरों को महत्व देता हुआ दिखता है। तो इससे मीडिया की विश्वसनीयता पर किस तरह का संकट पैदा हुआ है? मीडिया की विश्वसनीयता किस तरह से खतरे में पड़ी? मीडिया की विश्वसनीयता निसंदेह बड़ी इस समय संकट में है, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर हम कहें तो अभी भी बहुत मैच्योर नहीं हो पाया। आज 16 साल हम ये देखें 2016 और उससे 6 साल पहले 94 से अगर हम बात करें तो करीब कुल मिला के 20-22 साल का हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बड़ी शैशव अवस्था में अगर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मैच्योर है, युवा अवस्था में पहुंचा है, किशोर अवस्था से पार करके। अभी भी इसको मैच्योरिटी की ज़रूरत है। और जिस तरह के हमारा मार्केट है तो वो कई बार क्या करता है समाज, क्योंकि चैनल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मार्केट ड्रिवन हो गया, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उसका धंधा व्यवसाय बाजार से आता है, तो बाजार उसको कई बार प्रभावित करता है। ये जो भटकाव है ये मार्केट ड्रिवन है। कई बार चीज़ों को तय करने का काम जैसे होता है कि बाजार तय करता है, तो बाजार में भी क्या कुछ चीज़ों को लेकर, कभी आज किसको लेकर चीज़ें अच्छी आई, कभी किसी को टीआरपी किसी को रीज़न से अच्छी आई, कल और किसी आ रही, तो ये जो विचलन की स्थिति होती है इसके कारण से होती है। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे भारतीय मीडिया, जैसे मैंने कहा, किशोर अवस्था से युवा अवस्था में आ रहा है, और जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो इसके अंदर आती जा रही है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये परिपक्व होगा। और आपने कहा कि वैचारिक कभी इसके प्रति टिल्ट ये एक व्यक्ति का भी है, व्यक्ति भी कभी किसी एक विचार को पसंद करता है, कोई और को करता है, तो स्वाभाविक रूप से ये मनुष्य है और यहाँ मनुष्यों का समूह है, तो कई बार कोई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कोई मतलब इसको उसमें नहीं लेना चाहिए। ये सब जैसे मानव स्वभाव है, ये चैनल का भी स्वभाव है, अपने व्यावसायिक कारण भी हो सकते हैं, कोई और कारण भी हो सकते हैं। कई बार सब कारणों से मुझे लगता है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनमत ऐसी बड़ी ताकत होती है। मीडिया इस गलतफहमी में भी नहीं रह सकता कि वह जनमत तैयार करता है, वो जो चाहेगा वैसा लोग तैयार करें। मीडिया को कई बार लोगों की रुचि के चलते, लोगों की अपेक्षाओं के चलते, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते बदलना पड़ता है। और हमने अन्ना हजारे के मूवमेंट में भी देखा है कि मीडिया को बदलना पड़ा है सब परिस्थिति में। ऐसे कई उदाहरण आए हैं कि जनता के दबाव में भी मीडिया को अपनी राय बदलनी पड़ी, अपने विचार से हटना पड़ा। सर अभी आपने 1994 की मीडिया और आज की मीडिया की तुलना किया, और आपने बताया कि सोशल मीडिया के कारण और अलग अलग तरह की मीडिया का मीडिया के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, मीडिया को किस तरह से खुद को बदलना पड़ा है। तो इन सब बदलावों के बीच में, इन सब चुनौतियों के बीच में आप आज से 10 साल की भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहाँ पर देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगले 10 सालों में पिछले 10 सालों की यात्रा को देखें, खासकर 2000 के बाद से 2016 तक बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है। देश में कई न्यूज़ चैनल्स आए हैं, और खासकर जो क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल्स हैं, रीजनल न्यूज़, जैसे भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ा है, उसके समय वैसे क्षेत्रीय हमारे समाचार पत्रों का प्रभाव पड़ा था। फिर राष्ट्रीय स्तर के जो न्यूज़ चैनल्स आए, उसके बाद अब क्षेत्रीय जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इनका प्रभाव पड़ा है। और मुझे जो लगता है कि जो सोशल मीडिया का जिस तरीके से तेज़ी से विस्तार हो रहा है, इसने मीडिया पर जो आपने पहले विश्वसनीयता की बात कही थी, जो निर्भरता थी मीडिया की, कि मीडिया जो दिखाएगा वही लोग देखेंगे, वो सोशल मीडिया ने ख़त्म की। और एक जवाबदेही सोशल मीडिया के कारण से चैनल्स की बढ़ी है। और आप कहीं भी कुछ भी थोड़ा बहुत भी दायां बायां करते हैं तो तुरंत सोशल मीडिया पे चर्चा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आम आदमी, हर व्यक्ति पत्रकार है। जो उसका उपयोग कर रहा है वो पत्रकार है, वो सूचनाएं वहाँ पर इसके माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकता है। पहले क्या था, आपके चैनल का, समाचार पत्र पे ही आपकी निर्भरता थी। अब तो मेरे पास अगर कोई जानकारी है, तुरंत मैं उसको फेसबुक के माध्यम से 10-20 लोगों को टैग करके हजारों लोगों को, और फिर वो मल्टीप्लाई हो सकती है। मैं अपनी बात तुरंत ट्विटर के माध्यम से कहीं भी कह सकता हूँ। तो सोशल मीडिया के बाद अब चीज़ें बहुत पारदर्शी हो गई, और ये जिस तरीके जो निर्भरता थी चैनलों पर और समाचार पत्र पर, रेडियो पर, वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। और इसके बाद से अब ये स्थिति हो गई कि सोशल मीडिया को, जैसे पहले समाचार पत्र को रेडियो टीवी के आने के बाद और तेज़ी दिखानी पड़ी और सक्रियता दिखानी पड़ी थी,
अब सोशल मीडिया के आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जो सबसे फास्टेस्ट मीडियम पाया था, वो और ज़्यादा उसको सक्रियता की उम्मीद की जा रही है, और ज़्यादा सक्रिय हो, और ज़्यादा पारदर्शी हो, और ज़्यादा जवाबदेह हो। और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में बहुत तेज़ी से विस्तार होना है, खासकर ये पूरा न्यू मीडिया जो हम कहते हैं पोर्टल्स, क्योंकि पूरी जो नई चीज़ें हो रही, खासतौर पर पहले क्या हो रहा था कि टीवी, लोग समाचार पत्र पढ़ते थे, रेडियो चलते फिरते सुनते थे, टीवी देखते थे। अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल चीज़ें बदल रही हैं। अब ये आगे के एनडीटीवी के आंकड़े देखें तो एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7 से ज़्यादा लोग उसके पोर्टल को ndtv.com को विजिट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से कई मनोरंजन के चैनल जो है वो एप्लीकेशन पर आने लगे, स्मार्टफोन पर आने लगे हैं, न्यूज़ चैनल्स को भी बहुत तेज़ी के साथ अपने को बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये अगले ये दशक जो है ये ज़बरदस्त बदलाव का रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हैं, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इस दौर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब आपको रोक नहीं सकते चीज़ों, और आपने कहा वैचारिक सब चीज़ें सब बदल जाएंगी, क्योंकि जनता तय करेगी उसे। अगर जो खराब है तो तुरंत खारिज किया जाएगा, अच्छा है तो उसको पास किया जाएगा। सर, अभी जो आपने बात बताई कि जब से सोशल मीडिया आई है तब से दबाव बढ़ गया है, हर मीडिया चैनल को सरवाइव करना है, खुद को टिकाए रखना है। और जब मीडिया चैनलों पे दबाव पड़ता है तो दबाव वो फिर पत्रकारों पर पड़ता है। इसी कारण कि पत्रकारों को खुद को तैयार करना पड़ रहा है। तो जो नए लोग आ रहे हैं, जो नई पौध आ रही है, जो नई फसल आ रही है, उसे खुद को इस दबाव को सहने के लिए किस तरह से तैयार करना चाहिए, खुद को किस तरह से इस दबाव के लिए तैयार करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पत्रकारों का निसंदेह दबाव बढ़ा है, क्योंकि पहले का जो प्रिंट मीडिया था, आपके पास डेडलाइन होती थी शाम तक का, बहुत समय था। फिर रेडियो आया तो उसमें कहा कि जल्दी से जल्दी आप खबर को, जिसके पास खबर है वो जल्दी से दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और प्रेशर बढ़ा। अब सोशल मीडिया आया, इसने और ज़्यादा दबाव पैदा किया। तो मेरी खास तौर पर जो पत्रकारिता में आने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं, जो हमारे कहें तो जो नए पत्रकार तैयार होने, जो पौध तैयार होंगे, उनसे मेरा एक ही आग्रह है, ये जो मानसिक तनाव है इसको आपको सहन करने की क्षमता आपके अंदर विकसित करनी होगी, क्योंकि ये तनाव कई बार बड़ी बीमारियों का कारण भी बनता है। तो मानसिक रूप से, मतलब मानसिक मजबूती की बहुत ज़रूरत है। मैं तो कई बार कहता हूँ इसके लिए आपको ध्यान अध्यात्म का सहारा लेना। आप ये सब चीज़ों की सहारा करेंगे तो मानसिक रूप से मजबूत होंगे। और अपने आप को, मतलब ये कि अब स्थिति यही नहीं कि आप बहुत अच्छे दिमागी तौर पर तैयार हैं, आपको शारीरिक रूप से तैयार होना और अच्छे फिटनेस के लिए, अच्छी अगर आपकी डाइट है, आपकी नियमित दिनचर्या है, तो आप अच्छे स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो मेरा तो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि स्वयं मैंने वो अनुभव किया है कि बहुत ज़्यादा तनाव होता है आपके ऊपर। जो प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह की स्पीड का, जिस तरह की कंपटीशन का आपके ऊपर तनाव होता है, उस तनाव में आपको, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ, जान है तो जहान है, तो इसलिए ज़रूरी है कि मानसिक रूप से अपने आप को संबल करें। और उसके लिए मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है। और उन सब के लिए जो भी हमको करना चाहिए, अच्छा आहार, अच्छी मतलब वो कहना चाहिए अध्यात्म, जो हमारे ध्यान, इन सब चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि चुनौतियाँ हैं भाई, हर क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं, इसमें भी हैं। और इसलिए आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कीजिए, शारीरिक रूप से मजबूत करिए, तभी आप पत्रकारिता की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ से मजबूत होंगे तभी आपका ज्ञान का विस्तार होगा, और ज्ञान के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Share and subscribe us and stay tuned for next video.